हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2024 का जो पेपर 2 है उसमें जो केमिस्ट्री पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सेक्शन 1 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 में जैसा कि सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन जो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन। तो किस इलेक्ट्रॉन के साथ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है दे आर वेरी मच सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वही टोटल एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि उनका जो साइन होता है दैट इज अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज 13.6 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, इसका मतलब जो z है दैट विल बी इक्वल टू 1 और n की बात करें तो n भी आपका 1 होगा। तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं पर बात करें हम लोग ऑप्शन बी की तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन दिया हुआ है। तो हीलियम प्लस आयन का जो z है दैट विल बी इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 13.6 multiplied by 4 by 1, so that will be in terms of electron volt। तो 4 into 13.6। अगर ऑप्शन सी की बात करें हम लोग तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन, सेकेंड ऑर्बिट हीलियम 2 प्लस आयन, मतलब जो z होगा दैट विल बी 2 और जो n होगा वो आपका 2 होगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका 13.6 into 4 by 4 दैट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। और अगर हम लोग ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में आपका सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन है। तो सेकेंड ऑर्बिट है मतलब n इक्वल टू 2 होना चाहिए और जो लिथियम है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6, z का वैल्यू 3 है तो z स्क्वायर मीन्स 9 और n का वैल्यू आपका 2 है तो ये 4 हो जाएगा तो 9 बाई। तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाइड है। तो वी कैन से दैट ये जो आपका ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम 2 प्लस आयन इट विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 into 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉलिड स्टेट से दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, द कंपाउंड इज MX Y2 एंड O4। यहाँ पर बोला है कि जो M है दैट इज प्रेजेंट इन +2 एंड +3, +2 एंड +3 दोनों में ही प्रेजेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। इसके अलावा जो Y है द Y इज प्रेजेंट इन +3 और जो ऑक्सीजन है द ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ -2 दैट इज नोन टू अस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द नंबर ऑफ M, जो कितना M है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ M दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ M दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू x। बोला है कि 1/3 ऑफ M इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स x/3 आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा और जो रेस्ट रहेगा रेस्ट कितना हो जाएगा, तो रेस्ट विल बी 2x/3 जो आयरन है दैट विल बी देयर इन द +3। अब जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x/3 जो m है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। उसके बाद जो 2x3 है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। 2y है, 2y's आर देयर तो 2y, y का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इक्वल टू +3 अगेन। और अगर हम लोग बात करें 4 ऑक्सीजन है तो इसका -2 हो जाएगा तो दैट विल बी 0। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x का वैल्यू, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा आपका 2x/3 और ये हो जाएगा आपका 6x/3 एंड दिस वन इज +6 -8 दैट इज -2। उसको हम लोग इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो दैट विल बिकम +2 एंड दिस विल बिकम 8x/3 that is +2, so that will
यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब है 0.75। तो द वैल्यू ऑफ द x इज 0.75। x का वैल्यू 0.75 हो जाएगा। सो द आंसर इज डी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। वी हैव जो ग्लूकोज है उसको HI और हीट दिया गया है। हमें पता है कि ग्लूकोज में देयर आर 6 कार्बन एटम्स आर देयर। और जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें इस रिएक्शन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट जो 6 कार्बन एटम्स हैं इन द ग्लूकोज दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेन। ये आपका हेक्सेन प्रोड्यूस कर देगा। और इस हेक्सेन को जब हम लोग क्रोमियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो ये एरोमेटाइज हो जाता है। दिस विल अंडरगोज एरोमेटाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेंजीन। और इस बेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्लोरीन विद द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द एक्सेस क्वांटिटी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट ऐड कर रहे हैं इसमें। तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा हर एक कार्बन पे। you'll get an addition of chlorine at every carbon atom और इस एडिशन से ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। All these reactions are from NCERT only. This one is from biomolecules. This reaction is from you can say chemical reaction of alkane, and this one is also from the you can say is the benzene reaction. This is the benzene addition reaction. Everything is, these two reactions are from hydrocarbon part and this is from the biomolecule. So this question can be done through the NCERT knowledge. Okay, so the correct option in this particular question is option number D. Next thing that we are going to understand is phosphorus pentachloride. If you do the fluorination reaction, अगर हम लोग fluorination reaction करेंगे, किसका कर रहे हैं तो phosphorus pentachloride का in polar solvent. phosphorus pentachloride की बात करें तो aqueous solution में किस फॉर्म में पाया जाता है तो aqueous solution में it will exist in the form of PCl4 plus और PCl6 minus ion, PCl4 plus and PCl6 minus ion। अगर बात करें इस फास्फोरस की तो इस फास्फोरस का जो हाइब्रिडेशन स्टेट है दैट इज sp3 और इस फास्फोरस का जो हाइब्रिडेशन स्टेट है वो है sp3d2। तो यहाँ पर कोई भी d ऑर्बिटल का इंक्लूजन नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें PCl6 माइनस आयन की तो वहां पर d ऑर्बिटल का इंक्लूजन है। तो सिंस वहां पर d ऑर्बिटल का इंक्लूजन है द फास्फोरस इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे फास्फोरस +3 है। तो फ्लोरीन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सिंस d ऑर्बिटल का इंक्लूजन भी है तो जब हम लोग फ्लोरिनेशन करेंगे तो फ्लोरीन इस वाले पार्ट में आकर ऐड होगा। इस वाले पार्ट में ऐड होने से होता ये है जिससे ये +5 जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज भी करता है और d ऑर्बिटल को उस एनर्जी रेंज में भी लाके रख देता है जहां से वो अच्छे से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं इन द मोस्ट इफिशिएंट वे। तो जो भी फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन को वो PCl6 माइनस आयन में करेगा, PCl4 प्लस में कुछ नहीं करेगा क्योंकि वहां पर फास्फोरस में d ऑर्बिटल का कोई रोल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं है। लेकिन फ्लोरीन अगर PCl6 माइनस में आता है तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज भी करेगा और d ऑर्बिटल को मेक श्योर करेगा कि वो एफिशिएंटली हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में क्लोरीन ये रिप्लेस नहीं हुआ है बट यहाँ पे जो रिप्लेस हुआ है सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल करेक्ट। ये सिंगल करेक्ट सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हमने यहाँ। अब हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। अगर सेक्शन 2 की बात करें हम लोग तो सेक्शन 2 में हमारे पास वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर है जिसमें पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज किया गया है O2 के द्वारा और यहाँ पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दैट इज द नाइट्रोजन गैस। तो दिस इज द फ्यूल सेल और इस फ्यूल सेल में हो रहा है क्या, इस फ्यूल सेल की अगर बात करें तो इस फ्यूल सेल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो होगा एनोड और एक होता है कैथोड। तो सपोज दिस वन इज द एनोड और ये आपका कैथोड है।
और उसके बाद यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन सेंड करते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाइड्रोजन को भेजा गया है और यहाँ से हम लोग जो सेंड करते हैं दैट इज द ऑक्सीजन गैस। तो होता ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीजन है वो कैथोड में जाकर रिडक्शन रिएक्शन करता है और रिडक्शन रिएक्शन करके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। ये OH माइनस आयन जो प्रोड्यूस हुआ कैथोड पे दैट विल मूव इन द एनोड और एनोड पे जाकर ये हाइड्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो दिस N2H4 will react with the 4OH minus ion। 4OH minus ion के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है क्या, दैट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन 4H2O और उसके बाद आपका 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, दिस विल आल्सो गेट कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यही बचेगा कि ऑक्सीजन अल्टीमेटली N2H4 से रिएक्ट करके N2 बना रहा है and apart from that two water molecules will going to be produced। और इसके अलावा हमारे पास एनर्जी तो निकलेगा ही इस रिएक्शन के दौरान, जो केमिकल एनर्जी है that will also get converted into the electrical energy similar to the fuel cell जो हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके नाइट्रोजन और H2O बना रहे हैं। तो ऑल आर पोल्यूशन फ्री ओनली। तो it's similar to the fuel cell that we have understood in the electrochemistry। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। OH minus ion react with N2H4 at the anode to produce nitrogen and the water molecule and releasing 4 electron to the anode। yes that's absolutely correct। ये एनोड पे यही काम हो रहा है। एट द कैथोड N2H4 नहीं, कैथोड पे आपका जो ऑक्सीजन है वो काम कर रहा है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। At the cathode, molecular oxygen get converted into the OH minus ion। Yes, that is also correct। And the oxides of nitrogen are the major byproduct of the electrochemical process। This is also not correct। ये भी आपका correct नहीं है। So, correct answer in this case is A and C। So, this question is from electrochemistry। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये एक कन्वर्जन है जहां पर P हैज बीन कन्वर्टेड इनटू Q और बोला है कि क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो पहले लिनलास कैटलिस्ट है। ये लिनलास कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको आपको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा और इसको भी एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद SnCl2 है। SnCl2 क्या करेगा, स्टेफन रिडक्शन, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा आपका CHO में। अब इसके बाद जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, इसको रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, और ये जो CHO बना इसको भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। बट हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड बनेगा वो हम नहीं चाहते कि जो CHO बनेगा वो हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर से OH में कन्वर्ट हो, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कर देगा। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट नहीं है। फिर से दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में भी क्या है, दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन में भी हम लोग देख सकते हैं पहले लिनलास कैटलिस्ट है जो इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, जो हमें चाहिए रिएक्शन में दिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये जो पार्ट है एस्टर, दैट विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो पार्ट है दैट विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एस्टर ही है। ओके, उसके बाद SnCl2 रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो ये जो SnCl2 हो HCl के साथ क्या रिएक्शन करेगा, यहाँ पर तो कुछ भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, जो C डबल बॉन्ड OH है इसको फिर से रिड्यूस करके किस में लेके चला जाएगा, तो या फिर C डबल बॉन्ड, सिंस ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो चुका है, सिंस ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लोग इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हमें एल्डिहाइड चाहिए होगा। तो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ओके, इसके बाद अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इस पार्ट को भी वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा जो हमें चाहिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें और कुछ कर सकता है ये, और कुछ नहीं करेगा। SnCl2 क्या करेगा, तो ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस इसको C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू एल्कीन। तो यस, दैट इज द करेक्ट थिंग। ये आपका ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, दिस इज द करेक्ट थिंग। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिंडलेस कैटलिस्ट दिया हुआ है पहले, तो इसमें एल्कीन और ये भी एल्कीन में कन्वर्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, इसको अल्कोहल में और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। SnCl2 इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और जो हाइड्रोलिसिस है दैट विल कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज C and D। ओके, विच कंपाउंड हैव पेरोक्सी लिंकेज इज देयर, तो पेरोक्सी लिंकेज हमें पता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज मार्शल्स एसिड। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ाते हैं। मार्शल्स एसिड, सल्फर के दो ही ऐसे ऑक्सी एसिड होते हैं जहां पर एसिड पाया जाता है। एक तो आपका मार्शल्स एसिड हो जाएगा, इसमें पेरोक्सी लिंकेज है। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये आपका कैरोज एसिड है, दिस इज द कैरोज एसिड। तो कैरोज एसिड में भी विल गेट द पेरोक्सी लिंकेज, यहाँ पर भी हमें पेरोक्सी लिंकेज देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों में कोई भी पेरोक्सी लिंकेज, ये तो हमारा वोलियम है जिसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और इस कंपाउंड की अगर बात करें, तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कोई भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी एंड डी। ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट वन, जिसमें क्या पाया जा रहा है, तो पेरोक्सी लिंकेज पाया जा रहा है। ओके, यहाँ से हमारा जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है दैट विल गोइंग टू बी स्टार्ट। ये हम लोग सेक्शन 3 में आ गए हैं। अब वी हैव कम टू द सेक्शन नंबर 3। तो अगर सेक्शन 3 की बात करें, तो सेक्शन 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको, आप देख सकते हो कि टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोरेल एसिडिक एसिड 1 ग्राम चारकोल 100 ml एसिडिक एसिड वाज यूज, सम ऑफ द एसिडिक एसिड रिमेन अनअब्सॉर्ब्ड। जो अनअब्सॉर्ब्ड है उसको हम लोग 40 ml 1 मोलर NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। इच मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई दिस मच सरफेस एरिया, 1 ग्राम का जो सरफेस एरिया, 1 ग्राम चारकोल का जो सरफेस एरिया वो इतना है। तो ये P क्या होगा वो पूछ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड इनिशियल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड जो था दैट इज इक्वल टू 100/1000, दैट इज द वॉल्यूम इन लीटर इंटू 0.5 मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स इतना हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड विच इज अनअब्सॉर्ब्ड, जो यहाँ पर एब्सॉर्ब्ड नहीं हुआ, तो जो एब्सॉर्ब्ड नहीं हुआ वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH अनअब्सॉर्ब्ड एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दैट विल बी इक्वल टू 40/1000 इंटू 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड है वो एब्सॉर्ब्ड होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड एब्सॉर्ब्ड दैट विल बी इक्वल टू, पहले इतना था और इतना अनएब्सॉर्ब रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो दैट विल बी फॉर दिस वन ही हो जाएगा आपका 50 40, दैट इज 10/1000, इतना मोल्स। ठीक है, इतना मोल्स। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड एब्सॉर्ब हो जाएगा आपका इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर बोला है 6 × 10⁻23। अब इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं दिस मेनी मॉलिक्यूल्स इज कवरिंग द एरिया ऑफ दिस मच, इतना एरिया कवर हो रहा है उतने मॉलिक्यूल से, या उतना मॉलिक्यूल इतने एरिया को कवर कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल
कितने एरिया को कवर करेंगे, तो वन मॉलिक्यूल विल कवर द एरिया ऑफ 1.5 into 10 to the power 2 divided by 10 by 1000 into 6 into 10 to the power 23। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आंसर दिया है वो 10 टू द पावर -3 में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 टू द पावर -23 को अलग से रख देंगे, दैट विल बिकम्स इन मीटर स्क्वायर। आप बोल सकते हो कि इसको हम लोग 15 कर सकते हैं और ये इधर आएगा तो दिस विल गेट कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15,000 बाई 6, तो वहीं पर 50,006 की बात करें हम लोग तो 15,006 विल बी इक्वल टू 2,500 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। तो जो P होगा दैट P विल बी दिस, ये आपका P हो जाएगा 2,500 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हो कि बोला है कि वेसल जो 1 है वो कंटेन करता है W2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X इन W1 ग्राम ऑफ द वाटर। तो ये हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में X सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस सॉल्यूट का जो वेट दिया है दैट इज इक्वल टू W2 ग्राम, और ये कितने ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो दिस इज द वेसल 1। और वहीं पर अगर वेसल 2 की बात करें, तो वेसल 2 की बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाई डिसॉल्व इन W1 ग्राम। अगेन जो वाटर का वेट है दैट रिमेन्स सिमिलर टू बोथ द वेसल्स, ग्राम ऑफ वाटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या डिसॉल्व है, वी हैव W2 ग्राम ऑफ, यहाँ पर जो वेट है सॉल्यूट का वो भी W2 ग्राम ही है, बट द सॉल्यूट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो सॉल्यूट है दैट इज इक्वल टू Y, ये आपका Y हो जाएगा। बोथ द वेसल आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मोलर मास है X का वो 80% है ऑफ दैट ऑफ Y। मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट ऑफ Y। दैट मीन्स अगर Y का मोलर मास 100 है तो X का मोलर मास आपका 80 होना चाहिए। And the Van't Hoff factor of X is 1.2 times of that of Y। तो जो Van't Hoff factor है X का, अगर X के Van't Hoff factor की बात करें तो that is 1.2 times of that of Y itself। तो यहाँ पे बोला है कि elevation in boiling point of the solution in vessel 1 is how much percentage of the vessel 2 itself। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग बात करें डेल्टा TBX and there we have delta TBY, सिंस बोला है कितना परसेंटेज होगा तो उसका हम लोग फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं, इसको हम लोग बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू I of X into KB, वाटर है, एंड देन वी हैव मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ पर IY into KB एंड देन मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इन द वेसल 2, और ये आपका वेसल 1 है। तो Ix by Y की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1.2 KB सिंस द सॉल्वेंट सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन 1, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू W2 बाई mx लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, एंड देन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ये हो जाएगा, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। और वहीं पर बात करें हम लोग M2 की, तो M2 क्या होगा, M2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा आपका ये, दैट इज W2 बाई My, एंड देन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ से आप ये जो पार्ट है दिस पार्ट वी कैन कैंसिल, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो सकता है, तो वी कैन से 1.2, ये जो W2 है W2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, so that comes out to be My by mx। My by mx, और My और mx का जो वैल्यू है हमने पहले ही निकाला है, दैट इज 100/80, दैट इज इक्वल टू 100/80 itself। तो 100/80 को अगर हम लोग, ये आपका फ्रैक्शन में निकलेगा,
दिस विल कम्स विद द फ्रैक्शन, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स अंडर द परसेंटेज। मल्टीप्लाई इट देन ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पर इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। दिस विल बिकम यू कैन से 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3, तो लिख सकते हैं हम लोग 5, दैट इज इक्वल टू 150%। तो ये 150% होगा कि जो अगर बात करें जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इन वेसल 1 इज 150% मोर देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वेसल नंबर 2। So the correct answer will be equal to 150. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर बोला है कि फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन, दिस इज द वन स्ट्रैंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू ए सिंगल स्ट्रैंड इज। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें पता है कि होता क्या है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो ए है वो टी के साथ और जो जी है वो सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो आपका जो ए है वो टी के साथ रहेगा और जो जी है दैट विल बी देयर विद द सी। अगर ए और टी की बात करें हम लोग तो ए और टी में देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर, ये दोनों एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट होते हैं। और जी और सी की बात करें तो दे विल गेट एसोसिएटेड विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्या है, द फर्स्ट थिंग इज ए, तो ए आपका टी के साथ एसोसिएटेड होगा तो वहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका जी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जी सी से होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर जी और सी है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए और टी है तो 2 हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगर हम लोग सी, तो जी और सी होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 3, यहाँ पर जी और सी 3, यहाँ पर ए और टी तो 2, ए और टी 2, ए और टी 2, जी और सी 3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए और टी 2 एंड जी और सी तो 3। तो दे यहाँ पर इतने तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर आप ये भी बोला गया है कि जो एवरेज एनर्जी है पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एटी पेयर, एटी बेस पेयर इज 1 किलो कैलोरी पर मोल, जीसी बेस पेयर में 1.5 किलो कैलोरी। एयू यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है तो हम लोग को इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि जो ए और टी में है दैट इज उसको तोड़ने के लिए हमें कितना लगेंगे, तो उसको तोड़ने के लिए हमें 1 किलो कैलोरी का एनर्जी लगेगा पर एक के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 4 6 देन वी हैव 8 10 12 एंड 14, तो 14 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक के लिए कितना लग रहा है तो 1। और वहीं पर हाइड्रोजन की बात जीसी की बात करें तो 3 6 9 12, after 12 we have यहाँ पर we have 3 here 15 and there we have 18 is there, तो टोटल 18 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा और इसको तोड़ने में आपको 1.5 का एनर्जी जाएगा, तो दैट विल बिकम 14 और इसको करेंगे तो हम लोग दिस विल कम्स आउट टू बी 27 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 41 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो ये सैंपल है जो इनिशियली कंटेन करता है यूरेनियम 238 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम एंड कुछ समय के बाद दिस विल कन्वर्टेड इनटू लेट 2006 व्हाइल रेस्ट ऑफ द रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड। तो कुछ समय के बाद p इंटू 10 टू द पावर 8 ईयर्स के बाद जो रेशियो ऑफ मासेस है वो इन दोनों का दिया हुआ है 7, तो p का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो रेशियो ऑफ मासेस है किसका, लेड का और यूरेनियम का, दैट इज कम्स आउट टू बी 7। तो दिस इज द रेशियो ऑफ मास। तो वहीं पर बात करें हम लोग रेशियो ऑफ मोल्स की, तो जो रेशियो ऑफ मोल्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 7/206 एंड 1/238, ये रेशियो ऑफ मोल्स हो जाएंगे लेड का और यूरेनियम का। तो ये जो लेड प्रोड्यूस हुआ इतना मोल, ठीक है, तो दैट लेड हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द
यूरेनियम इटसेल्फ। तो जो इनिशियल यूरेनियम रहेगा वो कितना होगा, जो अभी बचा है वो तो यूरेनियम होगा ही उस समय। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक्स है, तो रेशियो में है तो एक्स मान सकते हैं। और जो लेड है दैट इज आल्सो देयर इन टर्म्स ऑफ यूरेनियम इनिशियली इटसेल्फ। तो इनिशियली इतना नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा यूरेनियम का, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम। तो ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं, और अभी मतलब आफ्टर p into 10 to the power 8 years, आफ्टर p into 10 to the power 8 years, ये जो हम लोग बोल सकते हैं जो यूरेनियम है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम जो अभी है, मोल्स ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1/38x। तो सिंस जो रेडियो एक्टिव है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो t है दैट विल बी इक्वल टू, यू कैन से 1/लैम्डा लॉन्ग जो इनिशियल वैल्यूज थे। ठीक है, तो इसका इनिशियल वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू की बात करें तो इनिशियल वैल्यू है आपका 1/238x प्लस 7/206x। और जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो ये थे, जो p इंटू 10 टू द पावर 8 के बाद कितना है तो 1/238x है। तो यहाँ से हम लोग ये कैंसिल कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल इट आउट दिस। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 1/लैम्डा है, दिस 1/लैम्डा यहाँ पर हाफ लाइफ दिया गया है, यू कैन सी द हाफ लाइफ दिया गया है, तो वी कैन डिटरमाइन द लैम्डा वैल्यू। द हाफ लाइफ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9, तो हाफ लाइफ हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपका हाफ लाइफ है, तो दिस इज द डीके कांस्टेंट, यू कैन सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.693 divided by 4.5 into 10 to the power 9, and then we have ln वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इफ यू डू द कैलकुलेशन है तो ये कैलकुलेशन आपका कितना आ जाएगा, x तो कैंसिल हो गया है, दिस इज 238। तो यहाँ पर हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 प्लस 7/206 इंटू 238/1, 4.9 into 10 to the power 9 by 0.693 ln। इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग 206 प्लस 7 इंटू 238 divided by 206, and if you do the calculation करने पर the log value we need to have the log values here 0.693 ln. This values comes out to be 9, approximately equal to 9, this one, so we can write this one as 9, but we need the log 3 value here. We should need the log 3. So right now I am doing with the calculator, but in the examination hall we need the log 3 value here. We need log 3 value. So the answer of this one is coming out to be 142.67 approximately into 10 to the power 8 years. So this will be your answer, near about 142.67 you can write. Okay, question number 12 we have to discuss. In question number 12 they are asking total number of species with the tetrahedral geometry. किस मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, दैट वी नीड टू डिटरमाइन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो PCl4 प्लस है, दैट द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस इज sp3, तो दैट विल बी टेट्राहेड्रल इन नेचर। ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम यहाँ पर +2 में, पैलेडियम का कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ही होता है, तो दिस वन इज नॉट एन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ICl4 माइनस आयन की बात करें तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में लगाएगा,
So it will have 4 bonds, bond pair will be there, and it will have 2 lone pair as well. So there will be 6 मतलब sp3d2 होना चाहिए ये, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी टेट्राहेड्रल इन नेचर। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके बाद जेनॉन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो विल हैव 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स, तो इट विल आल्सो नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नहीं आना चाहिए। अगर वहीं पर P4 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का ही होता है, दिस इज ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इटसेल्फ, तो इसको बोल सकते हैं कि हम लोग दिस इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, यू कैन से। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में CuCN4 3- आयन है। यहाँ पे जो कॉपर है, दिस कॉपर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ +1, कॉपर अगर +1 में है तो इसको हम लोग D10 बोलेंगे, और अगर इसका D10 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर होने के लिए इसको DsP2 चाहिए होगा, बट D तो है नहीं, तो दैट शुड बी टेट्राहेड्रल इन नेचर, ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो 1 2 3। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पर हम लोग, इस मॉलिक्यूल में कोबाल्ट दिस इज NO+1, तो यहाँ पे कोबाल्ट आपका -1 हो जाएगा। कोबाल्ट -1 है मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इट्स विल बिकम 3d7, 7 तो होगा 3d7, उसके बाद 4s2 और एक और इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट जो इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में जो 7 इलेक्ट्रॉन है डी में, 2 इलेक्ट्रॉन है एस में और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से, ऑल ऑफ देम विल कम इनटू द डी इटसेल्फ, सारे के सारे डी में चले आएंगे, तो दिस विल आल्सो बिकम टेट्राहेड्रल, ये भी आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आ जाएगा। वहां पर अगर बात करें हम लोग इस मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल में कोबाल्ट CN4- आयन है, तो कोबाल्ट यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज 3d7 4s2, तो वो साइनाइड के प्रेजेंस में सारे इलेक्ट्रॉन डी में चले आएंगे। सो अगर डी में तो कोई भी देयर इज नो यू कैन से फुलफिल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, और एक भी डी ऑर्बिटल खाली ना होने की वजह से ये भी आपका sp3 करेगा टेट्राहेड्रल इन नेचर। तो यहाँ से दिस वन विल बी द टेट्राहेड्रल, दिस वन विल बी द टेट्राहेड्रल 2, ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा 3 4। P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल इज एक्चुअली, आप बोल सकते हो कि ये टेट्राहेड्रल लाइक ए पिरामिडल शेप, यू कैन से ये एक पिरामिडल शेप का है, बट एग्जैक्टली इसको हम लोग टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक इन पिरामिडल शेप, एक पिरामिड की तरह है, यू कैन नॉट से टेट्राहेड्रल। आई थिंक जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 4, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हमारे पास एक P है कंपाउंड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H3O3, तो C6H3O3 है, C6H3O3 का अगर हम लोग बात करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 6 है, तो इसके कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे, तो इसके हाइड्रोजन होने चाहिए थे 14, लेकिन 6 है, डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 4, तो ये 4 है आपका। गिव फेरी क्लोराइड केस, मतलब यहाँ पर फिनोलिक OH है, यहाँ पर फिनोलिक OH विल बी प्रेजेंट आउट देयर, यहाँ पर एक फिनोलिक OH होगा, तो फिनोलिक OH है मतलब देयर विल बी एन बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में ही क्या हो जा रहा है आपका DBU4 कंप्लीट हो जा रहा है, DBU आपका क्या हो रहा है, तो 4 का कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब जितने भी ऑक्सीजन होंगे उसमें कोई भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा डबल बॉन्ड, दैट मीन्स जितने भी ऑक्सीजन है सब OH के रूप में ही प्रेजेंट है। अब उनके पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, डजंट हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने क्या वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो तीनों OH हैं दैट विल बी प्रेजेंट एट 135। The compound P react with the 3 equivalent of NH2OH to produce oxime। अभी जो कंपाउंड P है वो आपका 3 इक्विवेलेंट NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम प्रोड्यूस कर रहा है। ये मॉलिक्यूल तो ऑक्साइम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि इसका जो इनोलिक फॉर्म होगा, द इनोलिक फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल इज दिस, इसको हम लोग को P मानना है, वी हैव टू कंसीडर दिस वन एज P।
इसको हम लोग को P मानना है। और दिस इज द टॉटोमेरिक फॉर्म यू कैन से। तो ये जो P मॉलिक्यूल है, दिस P मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, तो NH2OH के साथ रिएक्ट कर सकता है। और NH2OH के साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपका P होगा, दिस इज योर P, क्योंकि ये रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये P जो है वो एक्सेस मिथाइल आयोडाइड के साथ KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो मिथाइल आयोडाइड है और एक्सेस KOH है। तो एक्सेस KOH और मिथाइल आयोडाइड क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस दिस वन इज हाईली एसिडिक इन नेचर, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और वो नेगेटिव चार्ज मिथाइल के साथ क्या करेंगे, तो SN2। और ये जो मिथाइल आयोडाइड है, दिस इज देयर इन एक्सेस क्वांटिटी। तो जब तक रिएक्शन में हाइड्रोजन रहेगा दोनों कार्बोनिल के बीच में, आपका जो रिएक्शन है वो होता रहेगा एंड दिस कंपाउंड विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस। अब ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं R, और R को हम लोग आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं। R को हम लोग आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है। ये आपका आइसो पार्ट हो गया और इस आइसो पार्ट में ब्यूटाइल है तो एक और कार्बन लगाएंगे। दिस इज आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इट्स क्वाइट बल्की। यहाँ पर आप देख सकते हो कीटोन का ये जो पार्ट है ये काफी जगह बल्कीनेस में है। सिंस बल्कीनेस में है तो यहाँ पर, और ये जो हमारे पास गिग्नार्ड रिएजेंट भी है ये भी काफी ज्यादा बल्की है, तो विल नॉट डू द नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, आप बोल सकते हो कि ये जो गिग्नार्ड रिएजेंट है वो करेगा एक तरह के रिडक्शन रिएक्शन। कैसे रिडक्शन रिएक्शन करेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पे, इस कार्बन के साथ कार्बन नंबर 2 अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ कार्बन नंबर 3 अटैच्ड है, इसको 2 इसको 3, और ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए रिंग। और वहीं पर बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, वी हैव ए मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देन वी हैव CH2। CH2 के बाद एक कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होंगे और रोटेट होने के बाद दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से आपका एक कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। मतलब इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको डायरेक्टली OH में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, विल कन्वर्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये हाइड्राइड डोनर बनेगा यहाँ पर। दिस वन विल बी हाइड्राइड। स्टेरिकली क्राउडेड ग्रिग्नार्ड रीजन का ये केस है, दिस इज स्टेरिकली क्राउडेड ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो इट विल डू कौन सा रिएक्शन, तो हाइड्राइड ट्रांसफर। और ये जो है आपका दिस इज 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से होके जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड नंबर S। यहाँ पे S होगा, तो इसमें देयर आर 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 methyl group is present in the major product। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें 6 मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा, सो द आंसर इज 6। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज ए पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका C9H18O2। तो अगर C9H18O2 की बात करें तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होगा, जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट विल बी 9 है। 9 में से कितना होना चाहिए था, तो होना चाहिए था 18 प्लस 20 हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन है 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। इसमें एक डबल बॉन्ड, एक अनसैचुरेशन है, वो अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर रहा है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर रहा है ये, इट इज ऑल्सो शोइंग द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या, या तो आपके पास ये CH3CO ग्रुप होगा या फिर इसके पास CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए।
या तो इस मॉलिक्यूल में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या फिर ये CH3COH प्रेजेंट है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम लोग कि सिंस यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है और सिर्फ ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज कर रहा है, तो वो अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है, ना कि कीटोन के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस फॉर्म में पाया जाना चाहिए। इसका मतलब दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पर OH के फॉर्म में पाया जाएगा। नाउ P को हम लोग ओजोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा दैट डबल बॉन्ड विल अंडरगोस ओजोलाइसिस विद द H2O2। तो यहाँ पर Q और R मिल रहा है, दैट इज, तो यहाँ पर Q और R मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस Q में भी आपका C डबल बॉन्ड OH होगा, क्योंकि जो H2O2 है, ठीक है, दिस इज द H2O2, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दैट C डबल बॉन्ड OH, या फिर हो सकता है आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। उसके बाद while compound Q show positive आइडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहा है और R कोई भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर रहा है। Q जो बनेगा, Q और R में या तो C डबल बॉन्ड OH होंगे, या फिर आपका क्या होगा कि जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। ओके, और Q और R आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। Q का हम लोग ऑक्सीडेशन कर सकते हैं किसके साथ, तो pyridinium क्लोरीक्रोमेट के साथ हम लोग कर सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग R का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन है ना, बोथ द ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन OH, तभी हम लोग उनका ऑक्सीडेशन PCC से कर पा रहे हैं। PCC क्या करता है, OH ग्रुप को विल कन्वर्ट इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन। तो दोनों ही जो ऑक्सीजन है दैट विल बी प्रेजेंट इन OH ग्रुप ओनली। और S और T को हम लोग जब हीट करेंगे पॉजिटिव बाय हीटिंग गिव्स SN2। ओके, तो Q आर ऑन ऑक्सीडेशन विल फॉलोड बाय, ओके, इसको हीट करके हम लोग को SO2 मिल रहा है। दोनों के दोनों क्या शो करेंगे, तो दोनों के दोनों शो आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहे हैं। ओके, और 500 मोल्स Q 500 मोल्स ऑफ R आपका बना रहा है सिंगल एसाइक्लिक कोपॉलीमर U। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड नहीं दिया गया है, नो कंपाउंड इज गिवन, ओनली डेटा इज प्रोवाइडेड। तो आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड है उसमें 9 कार्बन एटम्स हैं। 9 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड है, उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ने के बाद दो कंपाउंड मिला है Q और R। Q और R को हम लोग ऑक्सीडेशन करके हीट कर रहे हैं, SO2 मिल रहा है। और SO2 दोनों ही पॉजिटिव आइसोटोप, SO2 दोनों ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं। जो Q और R है वो जो 9 कार्बन वाला कंपाउंड है उससे बना हुआ है, और 9 कार्बन वाले कंपाउंड में दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, देयर आर 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट आउट देयर। और उसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो OH के साथ साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन भी देखने को मिल सकता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर सिंस पॉलीमर आ गया है, तो पॉलीमर्स में आपने एक पर्टिकुलर पॉलीमर पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में आपने पढ़ा होगा। बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उस पॉलीमर को बोलते हैं हम लोग PHDV। पॉलीमर चैप्टर्स में ये दिया गया है। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो दो पॉलीमर्स हम लोग लेते हैं दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड यू कैन से 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड में 4 होगा और पेंटेनोइक एसिड में भी देयर आर 4 इज देयर। पेंटेनोइक एसिड में 5 कार्बन, तो टोटल 9 कार्बन एटम हो जाएंगे। उसमें भी दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एक में आपका ब्यूटेनोइक एसिड में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड में एक OH ग्रुप और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड में एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलीमर के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये पॉलीमर के बारे में आपको पता है तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को काफी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम लोग पॉलीमर की, तो वो पॉलीमर क्या है, दैट इज CH3CHOH CH2COH
ये पॉलीमर आपका दिया है, ये दोनों मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। इस पॉलीमर को हम लोग यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें वो मेंशन्ड है इस पॉलीमर। तो आपको अगर ये पॉलीमर याद है और यहाँ से अगर डेटा को आप ठीक ठाक से पढ़ते हो तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए था कि जो क्यू और आर है ना वो यही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई क्यू और आर होना चाहिए। ये आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपको ये पॉलीमर अच्छे से याद है तो। अब इन दोनों को अच्छे से करो, जैसे मान लो कि ये आपका एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसको हम लोग को किससे लाना है, इससे हम लोग को क्यू से लाना है, पी से लाना है। पी में यहाँ पर 9 कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 9 कार्बन एटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के एक पी बनाते हैं हम लोग एल्कीन के साथ, दैट विल बी CH3 CHOH देन CH2। यहाँ से आप लोग एल्डिहाइड कंसीडर कर सकते हो, यहाँ से एल्डिहाइड दोनों को जोड़ के एल्कीन बना सकते हो। तो ये कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड है इसका देखो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके साथ एकदम मैच करेगा, इट विल एग्जैक्टली मैच विद दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर अगर जब हम लोग इसका ओजोनलाइसिस करेंगे तो दैट ओजोनलाइसिस विद H2O2, तो यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा, जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चला जाएगा, तो दैट विल गो इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक आपका P है और एक आपका Q है, नो डाउट अबाउट दैट। जो आपका Q है वो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट करेगा, ये आपका पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आपका नेगेटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। P और Q को हम लोग PCC से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, अगर PCC से ऑक्सीडाइज करें इन दोनों को तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। अब इस बीटा कीटो एसिड को अगर हम लोग हीट करें तो हमें पता है क्या बनता है, यहाँ से आपका बन जाएगा एसीटोन, और इस बीटा कीटोन को यहाँ पर अगर हम लोग हीट करें तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, और CO2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो एक R होगा, एक S होगा और ST होगा। SNT दोनों ही पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो दोनों ही पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म दे देंगे, तो एक S होगा एक T होगा। तो यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ ऑक्सीजन इन SNT, तो S और T में जो सम ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो कितने हैं, तो यहाँ पर आपका एक है और यहाँ पर एक है, टोटल सम ऑफ द ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 2। और वहीं पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U की बात कर लें कि 500 मोल्स ऑफ Q और 500 मोल्स ऑफ R मिलके एक सिंगल ए साइक्लिक कोपॉलीमर U बना रहा है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें Q और U की, तो आपका इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज आवर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है, एक एक मॉलिक्यूल जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो एक देयर विल बी वन एस्टर बॉन्ड विल गोइंग टू बी फॉर्म, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है आप देख सकते हो एस्टर बन रहा है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और ये आपका है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इसका दोनों एक एक लिया है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 2 और नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड इज, नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड जो बनेगा वो दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर एक एक लिया है तो एक ही एस्टर बॉन्ड बनेगा, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने दो दो लिया हुआ है, तो पहले दो दो लिया हुआ है, एक एक रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक एस्टर बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल और लिया तो एक उधर लगेगा एक इधर लगेगा, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 एस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ले लिया हमने, अगर तीन तीन ले लिया तो देर विल बी 6 टोटल मॉलिक्यूल, और फिर से जो दो नया मॉलिक्यूल एक एक मॉलिक्यूल हमने ऐड लिया हुआ है तो वो भी ऐड हो जाएंगे बाय फॉर्मिंग द एस्टर बॉन्ड,
फॉर्मेशन, तो यहाँ पर 5 बन जाएंगे। उसी तरह से 4 4 लेंगे तो टोटल मॉलिक्यूल 8, और यहाँ पे 7 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। मतलब अगर आपने टोटल मॉलिक्यूल 8 लिया है तो 7 एस्टर बनेंगे। अगर 6 लिया हुआ है टोटल तो 5 बनेंगे, 4 लिया है तो 3 लिए, 2 लिया है तो 1 बनेंगे। मतलब अगर हम लोगों ने 500 मोल्स ऑफ पी लिया हुआ है और 500 मोल्स ऑफ क्यू लिया हुआ है, तो यहां से हम लोग को मिलेगा, आप बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ यू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल गेट, हाँ 1000 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे टोटल, तो विल गेट 999 एस्टर बॉन्ड। और 999 एस्टर मतलब वहां से आपका 999 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और अगर इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें पी के, तो पी कौन सा कंपाउंड है? पी का आपका ये कंपाउंड है, दिस इज योर कंपाउंड नंबर। ऐसे हमने क्या लिया हुआ है कि ये क्यू और आर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 500 वोल्ट। तो ये आपका क्यू है। क्यू के अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें हम लोग, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट टर्न्स आउट टू बी 4 कार्बन है 48। उसके बाद यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, दैट इज आल्सो 48। हाइड्रोजन है आपकी 8, तो दैट विल बिकम 8, दैट इज 104। 500 मोल्स लिया है इसका, तो दैट विल टर्न्स आउट टू बी 52,000। इसमें देयर आर 5 कार्बन इज देयर 60, 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है 48, एंड 10 हाइड्रोजन से 10, दैट इज 118। इसके भी 500 मोल्स, दैट टर्न्स आउट टू बी 59,000। तो ये आपका 59,000 हो जाएगा। तो दिस वन इज 59,000, एक क्यू है और एक आर है, एंड दिस वन इज 52,000। और वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल 17982 होगा। तो एक मोल कितना प्रोड्यूस होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से 93018 आ जाएगा। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द यू। 93,018 will be the molecular weight. ओके, लास्ट क्वेश्चन है। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? तो पोटेशियम फेरिक साइनाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो हमारे पास I माइनस है, दैट विल रिएक्ट विथ FeCN6 3 माइनस एन, ये इसको ऑक्सीडाइज करके I2, और यहाँ पर आपका FeCN6 4 माइनस एन प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। और इसको जब हम लोग जिंक से रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जिंक फेरोसाइनाइड का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि the complex P has been formed। तो ये आपका P है और ये आपका Q है। तो यहाँ पे क्या, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। तो इसका अगर 2 मोल बनाना है तो इसका भी 2 मोल ही यूज करना पड़ेगा। तो दैट विल बी 2 मोल्स। नंबर ऑफ जिंक प्रेजेंट इन द Q में यहाँ पर कितने जिंक है? तो 2 प्रेजेंट है, तो दैट विल बी 2।